हेलो एंड वेलकम टू वे टू IMA। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि हम जो CDS का अगला एग्ज़ाम आ रहा है, CDS 125, इसमें रिटन कैसे क्वालिफाई करेंगे। मैं इसमें अपना एक्सपीरियंस भी बताऊंगा क्योंकि मैंने 4 बार लगातार CDS का रिटन एग्ज़ामिनेशन क्वालिफाई किया है। तो मैं अपनी स्ट्रेटजीज़ भी शेयर करूँगा और आप अपने हिसाब से अपना प्लान कैसे बनाएं उनके बारे में भी कुछ टिप्स शेयर करूँगा। तो भाई साहब, पहले तो हम इनका एग्ज़ामिनेशन का डेट देख लेते हैं। तो 13 अप्रैल को एग्ज़ाम का डेट है यहाँ पे UPSC के कैलेंडर के हिसाब से, NDA और CDS दोनों का। तो पहले सिलेबस देख लेते हैं। तो सिलेबस में इंग्लिश है। इंग्लिश का भाई साहब, मैंने जितनी बार भी पेपर दिया है तो हर बार ही पैटर्न चेंज हुआ है। ओके, इस बार कुछ और चीज़ें आ रही हैं, जैसे कि सेकंड लास्ट अटैम्प्ट में वहाँ पे फॉरेन वर्ड्स ऐड कर दिए थे। सब लोग वहाँ पे फॉरेन वर्ड्स सब रट रहे हैं, और इस बार के पेपर में ज़रा भी फॉरेन वर्ड्स हैं ही नहीं। कुछ और चीज़ें यहाँ पे इस बार एनिमल्स के साउंड दे रहे हैं कि बताओ यहाँ पे कौन सा एनिमल किस तरह का साउंड निकालता है। तो हर बार इंग्लिश का सिलेबस चेंज होता रहता है, इसीलिए यहाँ पे सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि द इंग्लिश क्वेश्चन पेपर विल बी डिज़ाइन टू टेस्ट द कैंडिडेट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंग्लिश एंड वर्कमैन लाइक यूज़ ऑफ वर्ड्स। ठीक है, तो जो भी यहाँ पे नॉर्मल वर्ड्स हैं या फिर जो नॉर्मल चीज़ें हैं इंग्लिश के लिए, वो आपको सीखनी है बस। जनरल नॉलेज की बात करते हैं तो करंट अफेयर्स हो गया, ठीक है, जो भी यहाँ पे डेली में हो रहा है। फिर जो आपने चीज़ें पढ़ी हैं, पढ़ने का तो ठीक है, उनका एप्लीकेशन आप कर पा रहे हैं कि नहीं, ठीक है, उसके हिसाब से यहाँ पे साइंटिफिक सब्जेक्ट्स जो हैं जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, उनका आप एप्लीकेशन समझ पा रहे हैं कि नहीं, उससे सवाल आते हैं ज़्यादातर। अब इस पेपर में हिस्ट्री ऑफ इंडिया और जियोग्राफी भी आता है। तो हिस्ट्री का तो हम क्या ही बताएं यार, हिस्ट्री कहीं से कुछ भी पूछ लेता है। ठीक है, UPSC है। अब UPSC छोड़ो, SSC में भी ऐसे ऐसे सवाल पूछता है कि भाई साहब दिमाग ख़राब हो जाता है सुनकर कि क्या पूछ रहे हैं। ओके, और जियोग्राफी का लेवल धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। मैं जब से यहाँ पे एग्ज़ाम दे रहा हूँ नोटिस किया है कि जियोग्राफी का लेवल धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। ओके, मैथ्स की बात करते हैं। तो मैथ्स में ये सारा का सारा सिलेबस है, आप लोग पॉज करके देख लीजिएगा, और आप लोग चाहें तो इस टेलीग्राम में ऐड हो जाइएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे सिलेबस भेज रखा है, तो वहाँ से आपको सिलेबस की PDF भी मिल जाएगी। तो अब बात करते हैं मेन मुद्दे पर कि सिलेबस तो इतना सारा है। आप मैथ्स का देखो तो भाई साहब मैथ्स का ही काफ़ी ज़्यादा है। तो मैथ्स जिसने 10th तक की अच्छे से नहीं पढ़ी है, मैथ्स 10th तक की आती है लेकिन लेवल अच्छा होता है। ठीक है, अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए, क्योंकि जो सवाल देते हैं ना, अभी ये CDS 224 में तो मैथ्स का लेवल बहुत ईजी था। इसके पहले वाले कुछ एग्ज़ाम से मैथ्स का लेवल बहुत अच्छा था। ठीक है, तो लेंदी क्वेश्चंस होते हैं, तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है ताकि आप कैलकुलेशन अच्छे से कर पाओ और पैटर्न समझ पाओ, कि ताकि आप जल्दी आंसर्स निकाल पाओ। तो इतने बड़े सिलेबस में से इन्होंने बोल तो दिया करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में कहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे साइंस तो बोल दिया, साइंस में क्या, हिस्ट्री जियोग्राफी बोल दी, इसमें भी क्या, इकोनॉमिक्स आती है, पॉलिटी आती है। ठीक है, तो उसके बारे में थोड़ा सा समझेंगे। तो देखो मैं बताता हूँ, मैंने NDA ना 2 बार दिया, एक बार भी मेरा रिटन क्वालिफाई नहीं हुआ। पता है क्यों? बहुत बड़ी गलती थी कि मैं उन चीज़ों को पकड़ रहा था जिनमें मैं कमज़ोर था, और जिन चीज़ों में ठीक ठाक था या फिर जिनमें मैं बेहतर हो सकता था बहुत जल्दी, उनको मैंने कवर नहीं किया। ये मेरी बहुत बड़ी मिस्टेक थी। ठीक है, तो आपको मिस्टेक नहीं करनी। पहली बात तो आपको अपनी स्ट्रेंथ चूज़ करनी है। ओके, जैसे कि मैंने जियोग्राफी से मास्टर्स किया हुआ, तो मेरा जियोग्राफी का तो रहता ही रहता है कि भाई साहब जियोग्राफी के तो मैं पूरे अटैम्प्ट करूँगा ही करूँगा। ठीक है, इसके अलावा इंग्लिश मेरी बहुत अच्छी थी, तो इंग्लिश पे मैंने यहाँ पे शुरुआत में बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, फिर इंग्लिश पे ध्यान देना शुरू किया। तो मैंने पहली बार 57 स्कोर किया था, 56 या 57 स्कोर किया था पहली बार इंग्लिश में, और फिर धीरे धीरे करके मैं आज के टाइम पे 85 मैंने स्कोर किया इंग्लिश में। तो जो आपकी स्ट्रेंथ है उस पर अगर आप काम करोगे ना, तो कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, ध्यान देना। तो फाइंड आउट व्हाट टेक्स लेस एफर्ट्स एंड गिव्स मोर रिजल्ट फॉर यू। तो ये आपके ऊपर है। जैसे कि हो सकता है कि आपको साइंस बहुत अच्छी लगती हो, मुझे अच्छी लगती थी, तो मैंने यहाँ पे इंग्लिश, साइंस, करंट अफेयर्स और हाँ, इन्हीं सब्जेक्ट के दम पर मैंने हर बार CDS निकाला है शुरुआत में। फिर
फिर इसके बाद जब मुझे ऐसा लगने लगा कि हाँ मेरे ये सब्जेक्ट्स काफ़ी अच्छे हो चुके हैं, अब इनसे ऊपर जा पाने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी, तो मैंने जो बाकी मेरे जो कमज़ोर सब्जेक्ट्स थे, जैसे कि इकोनॉमिक्स हो गया और थोड़ा बहुत पॉलिटी हो गया, इन सब चीज़ों पर मैंने काम करना शुरू किया। मैथ्स हो गया, मेरी मैथ्स बहुत ज़्यादा वीक थी। पहली बार तो मैं पास ही नहीं हो पाया था। पहली बार क्या, मैंने 3 बार लगातार पास नहीं हो पाया मैं मैथ्स में, ठीक है, 20 मार्क्स ही नहीं आ रहे थे। फिर इसके बाद मैं धीरे धीरे यहाँ पे 3 अटेम्प्ट्स के बाद मैंने बाकी सब्जेक्ट्स पर ध्यान देना शुरू किया, जिस पर मैं थोड़ा सा एफर्ट लगा करके पासिंग मार्क्स ला सकता था, और मेरे से हुआ, ठीक है। तो पहले तो अपनी स्ट्रेंथ को इतना मजबूत कर लो भाई कि तुम्हें कोई उस फील्ड में तो पा ही ना पाए। तुम साइंस तुम्हें पसंद है, साइंस में तुम्हें कोई ना पकड़ पाए। साइंस में अगर 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, 30 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 30 के 30 तुम्हें मारने, इस हिसाब से तुम्हें स्टडी करनी है। फिर भाई साहब करंट अफेयर्स ऐसी चीज़ है, फ्री के नंबर्स दे के जाएगी अगर आप डेली यहाँ पे पढ़ते जाते हैं। कुछ नहीं भाई, लोगों को प्रशांत धवन वगैरह के वीडियोस बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, देखते रहो, टाइम पास करते रहो। यहाँ पे बहुत सारे अनअकैडमी के चैनल्स हैं, स्टडी IQ है, इनके करंट अफेयर्स देखते रहो। अदरवाइज़ बाकी यहाँ पे कंपाइलेशन बहुत सारे लोग डालते हैं करंट अफेयर्स का, मंथली करंट अफेयर्स या फिर 6 मंथली करंट अफेयर्स, देख लिया करो, बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। लेकिन हाँ, करंट अफेयर्स को मिस मत करना, क्योंकि ये ना बहुत बड़ी गलती होगी। करंट अफेयर्स का तो क्या है, आप लोग सुनते ही रहते होंगे, वो भी अगर आपसे क्वेश्चन ना हो पाए तो फिर तो बहुत बेकार है यार। इंग्लिश सच में लाइफ सेवर हो सकती है। मैं बता रहा हूँ कि OTA की कट ऑफ 97 के आसपास जाती है, 95, 100, मैक्स टू मैक्स 110, ठीक है। अब इसमें से मैं 85 अकेले इंग्लिश में ही ले आ रहा हूँ। मैं अगर 10 नंबर भी ले आया ना, ठीक है, हालांकि 10 नंबर में तो मैं GK में फेल हो जाऊँगा, 20 मार्क्स चाहिए। अगर मैं 20 नंबर भी ले आया GK में तो मेरे बने 105, मेरा तो बड़े आराम से क्लियर हो जा रहा है OTA, ठीक। और लास्ट टाइम तो मेरे 134 सिर्फ OTA में बने थे। तो आपको ध्यान देना है कि इंग्लिश को आप अगर कवर कर सकते हैं तो ट्राई करो ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने की। और भाई मैं बताता हूँ, सबसे ईजी पोर्शन है यहाँ पे। किसी के लिए ग्रामर का हो सकता है, मेरे लिए जैसे कि ग्रामर का था, मुझे ग्रामर ज़्यादा पढ़नी नहीं पड़ती थी, क्योंकि मैं उन सेंटेंसेस को बस विजुलाइज करता था और मेरे लिए आसान था, ठीक है। और इसके अलावा मुझे वहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट भी बहुत इजी लगता था। बस दिक्कत आती थी वोकैब में, तो वोकैब को भी मैंने धीरे धीरे यहाँ पे अपनी बेहतर किया। रोज़ एक एक वर्ड सीखता था, एक एक यहाँ पे कभी इडियम पढ़ लिया 2-3 दिन में एक आध, तो इस तरह से धीरे धीरे यहाँ आपकी वोकैबलरी बनती जाती है, ओके। फिर GK में आपको यहाँ पे अगर आप CDS के प्रीवियस ईयर पेपर्स देखोगे तो आपको एक क्लियर चीज़ वहाँ पर दिखेगी कि कुछ तो टॉपिक्स हैं जिनसे सवाल आता ही आता है। जैसे कि साइंस में देख लो, बायोलॉजी के केस में सेल से आएगा ही आएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। तो इनको तो भाई साहब घोल के पी जाना है, जरा भी नहीं छोड़ना है, ओके। और इनको तो मैं भी करवाता रहूँगा। फिर इसके बाद मैप से क्वेश्चन पूछ ही लेते हैं हर बार ऑलमोस्ट, तो आपको कम से कम मैप में हर एक स्टेट की लोकेशन पता हो, ठीक है, कि ये स्टेट कहाँ पर है, दूसरा स्टेट कहाँ पर है। तो अपनी मैप नॉलेज को इन्हेंस करना है। फिर इसके बाद मैथ्स के लिए तो आप सीधे सीधे यहाँ पे PYQs डाउनलोड कीजिए, उनसे प्रैक्टिस कीजिए दबा करके, ठीक। और ट्राई कीजिए कि आप अपना टाइम कम से कम ला सकें, क्योंकि वहाँ पे 2 घंटे में 100 सवाल करने हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कभी कभी अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करी है। अब ये तो हमने देख लिया कि क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। अगर आप GK की बात करते हैं तो GK के लिए NCERT बेस्ट है भाई साहब। UPSC के किसी भी एग्ज़ामिनेशन के लिए CAPF ले लो, CDS ले लो, NDA ले लो या फिर सिविल सर्विसेज ले लो, सब के लिए यहाँ पे NCERT बेस्ट है बेसिक के लिए, एक आपका फाउंडेशन बनाने के लिए। फिर इंग्लिश के लिए आप कोई भी YouTube चैनल फॉलो कर लो, ठीक है, जहाँ से आपको इंग्लिश समझ आती हो। और इसके अलावा आप यहाँ पे एक किताब आती है दिशा पब्लिकेशन की CDS OTA इंग्लिश प्रीवियस ईयर पेपर्स, ठीक है। उसमें सॉल्यूशंस के साथ साथ वो दिए हुए हैं, आंसर कीज़ भी दिए हुए हैं। हालांकि वहाँ पे उसमें आंसर कीज़ बहुत सारी गलत हैं, मैंने पढ़ा उनको तो वहाँ पे बहुत सारे सवाल गलत लगे मुझे। या फिर आप एक और काम कर सकते हो कि UPSC की वेबसाइट से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डाउनलोड करो, क्वेश्चन पेपर्स इंग्लिश के, और आंसर कीज़ भी उसकी डाउनलोड कर लो, ठीक है। और मैं way2IMA वाली जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें मैं इनको भेज भी दूंगा ताकि आपके लिए आसानी होगी। फिर साइंस की बात करते हैं भाई साहब, साइंस बहुत ईजी है, यकीन मानो। फिर सिर्फ बायोलॉजी ठीक ठाक आती है, वो भी बहुत ज़्यादा टफ नहीं आती।
फिजिक्स और केमिस्ट्री इतनी ईजी आती ना इसमें कि क्या ही बताएं। 9th और 10th की NCERT पढ़ लो साइंस की, भाई साहब बस ख़त्म हो गया। और ज़्यादा चैप्टर्स भी नहीं यार, ज़्यादा मोटी किताब भी नहीं है। मैं यहाँ पे इनको स्टार्ट कराऊँगा इस पूरी सीरीज़ को, ठीक है। जो भी यहाँ पे आपको मिनिमम बेयर मिनिमम करके जाना है वो सब के सब वीडियोज़ में रेगुलरली अब लाता रहूँगा। तो साइंस हो गया, साइंस NCERT से। फिर अगर आपको लगता है कि बायोलॉजी वगैरह आपको, क्योंकि देखो आप प्रीवियस ईयर देखोगे ना, तो बायोलॉजी की बुक से थोड़ा सा कभी कभी हो सकता है कि आपको लगे कि ये थोड़ा सा तो अलग है क्वेश्चन, NCERT से नहीं हो पा रहा है। तो आप, अगर आपको ज़्यादा नॉलेज चाहिए या फिर आप NCERT पढ़ रहे हैं, आपको नहीं समझ आ रही है, तो बायोलॉजी के लिए महेश कुमार बर्णवाल की एक किताब आती है बायोलॉजी नाम से, उसको पढ़ लो, बहुत बढ़िया है, मैंने भी वहीं से पढ़ी है। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के लिए आपको कोई अलग से किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ 9th और 10th की NCERT कर लो, मोर देन इनफ है भाई अभी CDS के लिए, कम से कम अभी जो लेवल चल रहा है। फिर जियोग्राफी में NCERT की 11th क्लास की पढ़ लो, और अभी तो खैर ह्यूमन जियोग्राफी से भी पूछने लगे हैं वो लोग सवाल, तो 12th की भी यहाँ पे थोड़ी बहुत रेलेवेंट हो गई, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं। अगर आपको 11th क्लास की कंप्लीट हो गई और आपका रिवीजन भी हो गया तो भले ही आप 12th की वहाँ पे उठा लो किताब, वरना बहुत ज़्यादा मतलब है नहीं 12th की जियोग्राफी पढ़ने का। 11th की NCERT लेकिन मस्ट है भाई साहब। अगर वहाँ पे मान लो 20 क्वेश्चन आ रहे हैं जियोग्राफी के, तो 20 में से आपके 12 से 15 सवाल तो बन ही जाएंगे सिर्फ इसी किताब से। लेकिन यहाँ पे जैसा कि मैंने कुछ देर पहले बताया था, जियोग्राफी के क्वेश्चंस का लेवल बढ़ता जा रहा है, वो ग्रेजुएशन लेवल के पूछ रहे हैं। मैंने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों ही जियोग्राफीज किया है, तो मुझे पता है। तो आपको कम से कम 11th की NCERT जियोग्राफी तो पढ़ के जानी ही है, ठीक है। मैं सिर्फ 11th की क्लास की बात कर रहा हूँ, 9th और 10th मत खोल के बैठ जाना। हाँ, अगर आप चाहो तो 9th की और पढ़ सकते हो, क्योंकि इसमें इंडियन जियोग्राफी के बारे में बहुत अच्छे से समझाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे 9th और कर लेना, 9th क्लास की जियोग्राफी, ये लिमिटेड सिलेबस में बहुत अच्छे खासे मार्क्स देके जाएगा आपको। फिर इकोनॉमिक्स, अगर आपको लगता है कि आपको इकोनॉमिक्स पढ़ना अच्छा लगता है या फिर आपके बाकी सब्जेक्ट्स अच्छे हो गए, तो आप इकोनॉमिक्स पे फोकस कर सकते हैं। भाई साहब सिलेबस ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं पूछी जाती है इकोनॉमिक्स यहाँ पे CDS के पेपर में, बिल्कुल आसान से पूछी जाएगी, बेसिक, ठीक है। फैक्ट्स पूछेंगे या फिर थोड़े बहुत एप्लीकेशंस पूछते हैं। तो मैंने तो भाई इकोनॉमिक्स पढ़ी थी, कपिल सिक्का सर हैं स्टडी IQ पर, उनकी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, मैंने वहीं से कंप्लीट करी थी, और मेरा ठीक ठाक यहाँ पे चल रहा है। जैसे कि मैंने बताया, अपने 3rd अटेम्प्ट से मैंने यहाँ पे ट्राई किया और इकोनॉमिक्स पे भी फोकस करने लगा, तब से मेरा ठीक चल रहा है, इकोनॉमिक्स का भी अच्छा खासा स्कोर आ रहा है। उसी वजह से मेरे 52 मार्क्स आए भी थे वहाँ पे GK में। फिर पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत की इंडियन पॉलिटी UPSC के किसी भी एग्ज़ाम के लिए कभी भी आँख बंद करके बेस्ट चॉइस है, ठीक। और मैंने तो थोड़ा बहुत ये बुक से पढ़ा है, और थोड़ा बहुत यहाँ पे YouTube पे एक टीचर हैं अमित वरिति किलोर स्टडी IQ पर, उनसे पढ़ा था मैंने स्टार्टिंग का, हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा, बट फिर भी वो भी मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा। फिर करंट अफेयर्स, भाई साहब इसको तो छोड़ना ही नहीं है। जैसे मैंने पहले बता दिया कि करंट अफेयर्स किस तरह से कवर करना है, तो करंट अफेयर्स को पकड़े रहना है, हर दिन वहाँ पे करना है। आप रोज़ की आदत डाल लो कि आप रात में सोने जा रहे हैं, सोने से आधे घंटे पहले आपने आज की सारी अपडेट्स देख ली। प्रशांत धवन वगैरह वीडियोज़ देखोगे ना आप, तो आपको ऑलरेडी इंटरेस्ट आने लगेगा, ठीक है। इसको करते रहना। अब स्टडी कैसे करना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ना ये बड़ी मुश्किल है कि भाई करना तो चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे स्टडी। तो एक चीज़ मैं कहता हूँ यार कि देखो, ये प्लान वगैरह मैं जो बता रहा हूँ ना, ये सब फर्जी है, सच बता रहा हूँ। अगर तुम्हें नहीं करना है, किसी काम का नहीं है, तुम बस इसको सुन लोगे, देख लोगे, करने की कोशिश भी करोगे, नहीं करोगे, ठीक है, कुछ नहीं अचीव होगा जब तक कि तुम दिल से नहीं चाहते हो कि तुम्हारा रिटर्न क्लियर हो। और अगर तुम दिल से चाहते हो तो कम से कम कुछ एफर्ट्स तो लगाओगे ही लगाओगे। तो फिर जो मैं कह रहा था कि मैं प्लान वगैरह आपको जितना भी बता दूं, आप नहीं करना चाहोगे, कोई नहीं करवा सकता है भाई आपसे, ठीक है। चाहे जितनी अच्छी स्ट्रैटेजी हो, चाहे जो कुछ हो, नहीं करना है तो तुम नहीं करोगे, ठीक है। और जिसको करना है तो भाई उसको तो मेरे प्लान की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक। तो यहाँ पे बस ध्यान देना कि जो भी आप कर रहे हो ना यार, तो दिल से करना। अगर आप दिन भर में सिर्फ एक पेज पढ़ रहे हो, कुछ और पढ़ ही नहीं रहे हो, एक पेज आपने पढ़ा है, अच्छा लगा हो, ठीक है, यहाँ पे अच्छे से समझ आया हो, इस हिसाब का पढ़ना है,
ये नहीं कि आप ज़बरदस्ती किताब में बैठे हुए 6-6 घंटे कि आप कुछ और भी नहीं कर पा रहे हैं, कि पढ़ाई भी नहीं हो पा रही इफ़ेक्टिव, तो सब कुछ आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। तो जब भी आप पढ़ो, मेक श्योर कि यू लर्न समथिंग, ठीक है। और हाँ, अगले दिन आपको बेटर करने की कोशिश करनी है, क्योंकि देखो जब आप एक दिन अच्छा करोगे ना, तो यू विल हैव अ सेटिस्फैक्शन इन योर हार्ट, ओके। और आपको खुद से लगेगा कि हाँ यार, मैंने आज कुछ अचीव किया है, ठीक है। तो अगले दिन आप अपने आप बेटर करने की ट्राई करोगे। तो इसी हिसाब से आपको चलना है, और कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैंने कहा, तुम भले ही एक पेज पढ़ रहे हो, लेकिन डेली पढ़ो यार, ठीक। अभी तुम्हारे पास मोर देन 6 मंथ्स हैं, 6 महीने से ज़्यादा हैं, और 6 महीने में भाई साहब आप ऐसी तैसी कर दोगे CDS एग्जामिनेशन की। कुछ नहीं है वो CDS एग्जामिनेशन अभी, बस यहाँ पे लड़कों में मेहनत की कमी है, क्या कहें। 6 महीने, या फिर मान लो कोई बहुत ज़्यादा कमज़ोर है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल लगेगा, और वो बड़े आराम से रिटन क्वालिफाई कर लेगा, ठीक है। 1 साल तो मैंने बहुत ही रिमोट यहाँ पे पॉसिबिलिटी है बता दी कि भाई साहब जिसको कुछ भी नहीं आता है और वो पूरे एफर्ट्स लगा रहे हैं, तो 1 साल में बड़े आराम से यहाँ पे क्लियर करने लगेगा। और ध्यान दो कि जब आप एक सेम तरह का रूटीन फॉलो करते हो ना, तो आपको चिढ़ होने लगती है अपने आप से, अपने रूटीन से। तो ये सब नहीं सोचना है, आपको बस इस बात पे फोकस करना है कि मैंने कुछ गेन किया है, ये रूटीन मुझे बेनिफिट कर रहा है, ओके। तो भले ही आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हो या फिर सेटिस्फाई हो रहे हो, ओके, इट इज़ अ गुड थिंग फॉर यू। तो कीप ऑन इट, करते रहना, रुकना मत। फिर इसके बाद अब मैं बात करूं, तो भाई साहब ये वीडियो मैं रात के 2 बजे बैठे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मुझे रात में पढ़ना अच्छा लगता है, मैं रात में पढ़ता हूँ। दिन में मेरे घर में पढ़ने का माहौल नहीं होता, मैं रात में पढ़ता हूँ। बहुत सारे लोगों को दिन में ही पढ़ने का मन करता है, दिन में पढ़ो, ठीक है, कभी भी पढ़ो, लेकिन मन लगा के पढ़ो यार, ठीक है। तो दिन या रात आपके लिए मैटर नहीं करना चाहिए। फिर प्रायोरिटीज़ सेट कर लो अपनी, क्योंकि देखो जब बहुत सारे लोग ना जॉब पे होंगे या फिर घर पे होंगे, तो उनके और भी काम होते हैं पढ़ाई के अलावा। दिन भर वो पढ़ाई पे नहीं रह सकता वो बंदा, ठीक है। घर में ही है, किसी को यहाँ पे चक्की जाना है, ठीक है, या फिर जॉब पे है तो बॉस का कॉल आ गया, बॉस के काम करने हैं। तो भाई साहब आप अपनी उस टाइम की और उस प्लेस की हर बार अलग अलग प्रायोरिटीज़ आपकी हो सकती हैं। आपको अपने हिसाब से प्रायोरिटीज़ सेट करनी कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपको अपने हिसाब से अपना प्लान बनाना है। मैं बस यहाँ पे आपको सजेशन दे रहा हूँ, प्लान आपको खुद बनाना है, ठीक है। और हाँ, ये 6 महीने का टाइम लगातार बड़ा ही मुश्किल है यार, लगातार कर पाना, ठीक है। सबके बस की नहीं है इतना कंसिस्टेंट हो पाना, रेगुलर हो पाना। तो इस दौरान कहीं डिप्रेस ना हो जाना, मौत की तरफ भागने लगो। तो अपनी हॉबीज़ और जो भी एंटरटेनमेंट अपना करते रहते हो, घूमो फिरो, ठीक है, खेलो कूदो, बढ़िया मस्त इन्जॉय करो बीच बीच में, ओके। ब्रेक भी ले सकते हो बीच में, ऐसा नहीं कि जो है ब्रेक नहीं लेना है। तुम्हें लगता है ब्रेक लेना है, लो, हफ्ते भर का ब्रेक लो, 10 दिन का ब्रेक लो, लेकिन जब तुम दोबारा लगो, भाई साहब पिछली जहाँ से जिस एनर्जी से छोड़ा था ना, कम से कम उसी एनर्जी से स्टार्ट करना। ये नहीं कि भाई साहब पिछले से भी ख़राब हो गई एनर्जी जहाँ से छोड़ा था। फिर एक और चीज़ है कि अगर आप डेली टारगेट लेकर के चलोगे कि हाँ मुझे आज केमिस्ट्री का एक चैप्टर तो कंप्लीट करना ही करना है, तो उस हिसाब से आपकी चीज़ें ज़्यादा बेहतर हो सकती हैं, आप ज़्यादा एफिशिएंट हो सकते हो अगर आप करोगे तो, ठीक है। अगर आपके मन में है ही नहीं, यही नहीं है कि नहीं कुछ भी कर लेंगे, चलो वो भी अच्छा है, बस अगर कर रहे हो तो भाई मन लगा के करना। लेकिन अगर आप डेली एक गोल लेके चल रहे हो तो यू विल बी बेटर एवरी डे, ठीक है। और हाँ, रिवीजन के बगैर कुछ भी कर लो सब बेकार है। विदाउट रिवीजन एवरीथिंग इज़ वेस्ट। तो भाई साहब आपने जो भी पढ़ा है, मान लो 6 दिन आपने पढ़ा, संडे को आप थोड़ा थोड़ा रिवाइज़ कर लो, ठीक है, या फिर अपने किसी फ्रेंड से क्विज़ कर लो, ओके। और मैं टाइम टू टाइम वीडियोस लाता ही रहूँगा, और मैं कोशिश करूँगा कि कुछ कुछ दिनों में हमने जो भी पिछला एक चैप्टर पढ़ा है या फिर जो कंप्लीट किया है उसकी क्विज़ेस भी लेके आऊँ, ताकि आपकी भी प्रैक्टिस होती रहे, ठीक है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, ख्याल रखना। और हाँ, अगर इस बार के रिज़ल्ट में फ़ेल हुए हो आप तो कोई बात नहीं, बस अगली बार के लिए लेसन होगा, ठीक है, और बेहतर करना पिछली बार से।
हर बार आप अपना सेम रिज़ल्ट नहीं ला सकते। ओके, अगर आप किसी चीज़ को चाहते हैं बेहतर करने की कोशिश करना, एफ़र्ट्स लगाना, बाकी तो सब भगवान के हाथ में ही। ओके, बाय बाय, जय हिंद।